नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी घर में विवेक सर की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में। दोस्तों, आज हम 14 जुलाई 2020 की न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। आंद्रेज डूडा ने पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। दोस्तों, पोलैंड ने आंद्रेज डूडा को फिर से अपना राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों, पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनावों के अंदर आंद्रेज डूडा ने जीत हासिल की है। उन्होंने जो उदारवादी बोर्सा मेयर रफाल ट्राजाकोवस्की को 21% वोट हासिल करने के बाद चुनाव जीता, जिन्हें 48.79% वोट मिले थे। क्या दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि पोलैंड है, पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आंद्रेज डूडा। और उन्होंने किसको हराया है? तो उन्होंने हराया रफाल ट्राजाकोवस्की को। तो दोस्तों, पोलैंड से अपन फैक्ट्री अर्थ करते हुए चलेंगे। जो पोलैंड की राजधानी है उसका नाम है वॉर्सा, और पोलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है पॉलिश ज़्लॉटी। तो दोस्तों, यह 1989 में साम्यवाद की समाप्ति के बाद से पोलैंड का सबसे पहला राष्ट्रपति चुनाव है। तो दोस्तों, 1989 के बाद पोलैंड में सबसे पहला ये राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। और दोस्तों, आंद्रेज डूडा को 5 वर्ष के लिए चुना गया है। ब्रोस्ला कोमेरोवस्की को हराकर 2015 में पहली बार पोलैंड के राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बना कि पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आंद्रेज डूडा। और उन्होंने किसको हराया? उन्होंने हराया राफेल ट्राजाकोवस्की को। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लगातार दूसरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। दोस्तों, जो वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार है उसने जो आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 2018-19 में 96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 58.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। तो दोस्तों, भारत का जो शीर्ष ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है फाइनेंस ईयर 2019-20 के लिए। तो दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ जो व्यापार अधिशेष है 2019-20 में व्यापार अंतर 42 बिलियन से बढ़कर 16.86 बिलियन हो गया। तो दोस्तों, अमेरिका ने जो भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बनते हुए अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बनते हुए चीन से आगे निकल गया है। तो दोस्तों, इससे पहले चीन था जो भारत का सबसे शीर्ष व्यापार भागीदार था, लेकिन अब भारत के स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका शीर्ष भागीदार बन गया है जो चीन से आगे निकल गया है। तो दोस्तों, आगे चलते अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जाने माने पत्रकार और लेखक। दोस्तों, अनुभवी गुजराती पत्रकार, स्तंभकार, लेखक व राजनीतिक विश्लेषक नागदास संघवी का 100 वर्ष की उम्र में सूरत में निधन हो गया। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि नागदास संघवी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो वो एक पत्रकार, गुजराती पत्रकार थे और लेखक थे और राजनीतिक विश्लेषक थे। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो कब किया गया था? तो उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर अपनी कई पुस्तकें लिखी थी जिनके लिए वह प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने 1951 से 1980 तक भवन कॉलेज अंधेरी और फिर रूपारेल कॉलेज, माहिम और मीठीबाई कॉलेज में शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके कामों में गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बना कि जो एक अभी नागदास संघवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक पत्रकार, स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक थे। उनका निधन कहाँ हुआ था? सूरत में। और उस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 2019 में। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर शुरू करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों,
वीज़ा कंपनी ने अपने वीज़ा सिक्योर को शुरू करने के लिए जिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, उस बैंक का नाम है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यह एक आधुनिक तकनीक है जो ग्राहकों को त्वरित चेकआउट का अनुभव प्रदान करेगी। तो दोस्तों यह ग्राहक केंद्रित डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा, जो मोबाइल, वेब, इन ऐप और जुड़े उपकरण के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी के अनुभवों को सहज बनाते हैं। दोस्तों ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए और ऑनलाइन सुरक्षित होने के लिए वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ एक वीज़ा पार्टनरशिप करी है, जिसके माध्यम से मोबाइल, वेब, इन उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी को आसान बनाएगी और सुरक्षित बनाएगी। दोस्तों यह 3D सिक्योर 2.0 प्रोटोकॉल पर बनाया गया है, जो जारीकर्ताओं तथा व्यापारियों के लिए सुरक्षित ई-कॉमर्स के लिए प्रमाणीकरण का अधिक स्तर पेश करता है। तो दोस्तों सबसे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो उस बैंक का नाम है फेडरल बैंक। तो दोस्तों ये आपको बैंक का नाम याद रखना होगा, या फिर ये भी अपन यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ किस ऐप को लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप करी है, तो उस ऐप का नाम है वीज़ा सिक्योर, वीज़ा सुरक्षित। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्रसिद्ध उपन्यासकार रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी है, एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस बुक को 20 जुलाई को वो इसका विमोचन करने वाले हैं। 20 जुलाई को रस्किन बॉन्ड के साहित्यिक करियर के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रस्किन बॉन्ड एक बुक को मार्केट में विमोचन कर रहे हैं, जिस बुक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के जो राइटर हैं वो कौन है, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की पफिन बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ प्रकाशन याद रखना होगा कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के सबसे पहले राइटर कौन है, तो उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। और इस बुक को इसका बुक का प्रकाशन कौन है, तो इस बुक का है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की पफिन बुक्स। तो दोस्तों ये लुकिंग फॉर द रेनबो, टिल द क्लाउड्स रोल बाय, कमिंग अराउंड द माउंटेन के बाद उनकी इस श्रृंखला की चौथी पुस्तक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक है, उस पुस्तक है ये चौथी पुस्तक है उनकी। इससे पहले लुकिंग फॉर द रेनबो, टिल द क्लाउड्स रोल बाय, कमिंग अराउंड द माउंटेन, ये दोस्तों इनकी पहली रचनाएं हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उससे यहाँ से यही बनती है कि रस्किन बॉन्ड ने अपने साहित्यिक करियर के 70 वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसका प्रकाशन है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की पफिन बुक्स। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो पॉल हैरिस फेलो सम्मान है, यह सम्मान उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराया जाता है। दोस्तों ये जो सम्मान है वो रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। तो ये दोस्तों ये लोगों को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसमें रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन को सम्मानित व्यक्ति के नाम पर $1000 का उपहार दिया जाता है, जो 200 से अधिक देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति पहल परियोजना को धन प्रदान करता है। तो दोस्तों ये जो पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया जाता है, यह सम्मान एक व्यक्ति जो अपने समुदाय में विश्व शांति, पर्यावरण जैसी कुशल सेवाओं में सहयोग करता है, उसको दिया जाता है। दोस्तों तमिलनाडु से हमें फैक्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों जो रोटरी इंटरनेशनल है उसका जो फाउंडेशन है उसका नाम है शिकागो में है। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हीलगर स्नैक। तो दोस्तों रोटरी इंटरनेशनल के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हीलगर स्नैक। तो दोस्तों आपको ये नाम याद रखना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 के वॉन करमन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 2020 का वॉन करमन पुरस्कार किसे प्रदान किया जा रहा है, तो उनका नाम है डॉक्टर के सिवान, जो कि अपने इसरो के हेड है। इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस के अंदर दिया जाएगा। 2019 का जो वॉन करमन पुरस्कार है वो चार्ल्स एलाची ने ये पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दोस्तों यह पुरस्कार थियोडर वॉन करमन के नाम पर रखा गया है, जो एयरोस्पेस इंजीनियर थे और विशेष रूप से वायुगतिकी में अपनी प्रगति के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि 2020 का वॉन करमन पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, तो वो अपने भारत के प्रमुख हैं डॉक्टर के सिवान, उनको दिया जा रहा है। और वो यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। और 2019 में इस पुरस्कार को किसने प्राप्त किया था, चार्ल्स एलाची ने। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मोबाइल ऐप बनाई है, जिसे मोबाइल ऐप का नाम है मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप। इसको एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह देश के प्रतिष्ठित IT संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये देश के IT संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया जाता है। और दोस्तों ये जो ऐप है CM दर्पण और ऐप में महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना सहित छत्तीसगढ़ राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं का इसके अंदर वर्णन किया गया है और इसे छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी बनती है कि ये जो ऐप है दर्पण और मोबाइल ऐप है, इसके अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंदर सभी योजनाएं, उन सभी योजनाओं को आपके बारे में बताया गया है और डेवलप किया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्रसिद्ध भारतीय सिरेमिक और पॉटर ज्योत्सना भट्ट का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध सिरेमिक, भारत की जानी मानी सिरेमिक कलाकार थी और चीनी मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और अनगिनत प्रयोग उन्होंने किए थे। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि ज्योत्सना भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी, तो प्रमुख भारतीय फिल्मकार थी या फिर सिरेमिक कलाकार थी, सबसे भारत की जानी मानी। तो उन्होंने 1958 में बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था और 60 के दशक में ब्रुकलिन म्यूजियम आर्ट कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था और 1972 से MS विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य भी थी और 2002 में सिरेमिक विभाग की प्रमुख के पद में सेवानिवृत्त हुई थी। दोस्तों यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये की बनती है कि ज्योत्सना भट्ट का जो बैकग्राउंड है, ज्योत्सना भट्ट क्या थी, कि वही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज्योत्सना भट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय सिरेमिक कलाकार थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाना अभी भी ज़रूरी नहीं समझते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया, जिस अभियान का नाम है रोको टोको अभियान। दोस्तों ये अभियान उन लोगों को रक्षित करेगा जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत MP सरकार उन लोगों को मास्क वितरित करेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं। तो दोस्तों जिला कलेक्टर द्वारा चुने गए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मुखौटा वितरण किया जाएगा और क्रेडिट पर जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क भी प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से यही बनती है कि रोको टोको अभियान प्रारंभ करने वाले राज्य का नाम क्या है, तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से फैक्ट चेक करते हुए चलते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह
चौहान और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ईरान द्वारा चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को धन देने तथा शुरू करने में भारतीय पक्ष से देरी का हवाला देते हुए हटा दिया गया है। तो दोस्तों ईरान के द्वारा जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट में भारत को धन देने में देरी करने तथा भारतीय पक्ष से देरी करने का हवाला देते हुए भारत को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक अफगानिस्तान की सीमा के साथ रेल लाइन शामिल है। इसमें ईरानी रेलवे भारत की सहायता के बिना ही ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष से लगभग 400 बिलियन का उपयोग करेगा। दोस्तों भारत और ईरान ने 2016 में चाबहार रेल परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिस प्रोजेक्ट को तोड़ते हुए ईरान ने फंड में देरी की बहाना लगा के भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया है। दोस्तों ईरान से अपन फैक्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। ईरान की जो राजधानी थी वो तेहरान थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत और ईरान के मध्य जो एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें से भारत को हटा दिया गया, उसका नाम क्या है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन बना कि BCCI ने जो अपना अंतरिम CEO बनाया उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेमांग अमीन। तो दोस्तों वो राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे BCCI के पदाधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों एक नई अपॉइंटमेंट है जिसको अपन को याद रखना है कि BCCI का जो अंतरिम CEO है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेमांग अमीन। यहाँ से फैक्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है और BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली। तो दोस्तों ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स पसंद आए तो उनको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।